ठीक है साहब, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, क्या मतलब है? अगर वोट ज्यादा पड़ता है या कम पड़ता है तो डेमोक्रेसी की जीत हार वोटिंग परसेंटेज से तय होती है क्या? मतलब इलेक्शन कमिश्नर को मुझे समझ में नहीं आता क्या समझ है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, और क्या इन्हें पता नहीं है कि वोटर जब वोटिंग बूथ पर आता है या नहीं आता है उसके क्या कारण होते हैं। तो इस तरीके के एक निरर्थक बात कहनी जिसका कोई सर पैर नहीं है। ज्यादा वोट की इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मत रखें, लेकिन ज्यादा वोट या कम वोट पड़ने से लोकतंत्र की कोई निशानी नहीं दिखती है। लोकतंत्र की निशानी दिखती है अगर आप निष्पक्ष रूप से और हर व्यक्ति को जो वोट के लिए एलिजिबल है उसको अपना अधिकार और अधिकार को पूरा करने का मौका दें। अधिकार वो एक्सरसाइज करे ना करे वो अलग बात होती है। और हमारा सारा डाउट इसमें यह है कि जो आपने वोटर काटे हैं और जो वोटर जोड़े हैं उसमें जो आपने मीन मेक की है वो उसमें सांप्रदायिकता का और एक पार्टी की मदद करने की जो बू आती है वो उसका सवाल ये लोग जवाब आज तक नहीं दे पाए। भाई ठीक है, आपने अपने हिसाब से अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सैनिटाइज कर दी लिस्टें, बढ़िया से कर दी लिस्टें कि जिसमें किसी एक दल की ज्यादा मदद हो तो उसमें तो वोट पड़ेगा। भाई मैं अगर दिल्ली में केवल कांग्रेस के वोटरों की लिस्ट बना दूं और कहूं कि उसमें 80% वोट पड़ गया तो क्या लोकतांत्रिक वोट पड़ा है या मैनिपुलेटेड वोट पड़ा है? मुझे जवाब दे दीजिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब मैनिपुलेटेड लिस्टें हैं और आप आज तक हमसे हमारे सामने सिद्ध नहीं कर पाए कि लिस्टें आपकी उसमें कुछ न कुछ राजनीतिक प्रभाव नहीं है। सर, जो आपने कहा इसके ऊपर कांग्रेस ने भी इसी मुतालिक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, उनकी तस्वीरों के साथ किया, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, राकेश सिन्हा का एग्जाम्पल दिया, एक संतोष ओझा है जो दिल्ली पूर्वांचल प्रकोष्ठ के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो के साथ ट्वीट किया कि उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। ये कैसे हो सकता है? फेक वोट। तो साहब अगर किसी आदमी ने 2 जगह वोट डाला है तो सीधे सीधे मेरे हिसाब से तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल आता है। क्योंकि मुझे इतना पता है, मैंने भी 2-1 बार अपना वोट चेंज करवाया है। एक जमाने में मेरा दिल्ली से बाहर वोट था, जब मैंने दिल्ली में वोट करवाया तो एक तो मुझे वोट नया रजिस्टर करना पड़ता खुद ही, दूसरा जहां पहले था वो कैंसिल कराना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है 1998-99 में शीला दीक्षित जी पहले यूपी से राजनीति किया करती थी, उनका वहां वोट था। जब दिल्ली में वो आई तो वहां का वोट हमने कटवा के यहां उनका वोट बनवाया और इस बात को सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश में जहां उनका वोट था वो कट जाए। हम अपनी तरफ से जो प्रशासनिक जरूरतें होती है उसी पूरी करते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं नई जगह अपना वोट बनवा लेता है और वोट दे भी देता है, उसका पहले वोट कहां रह जाता था? चलो मैं एक समय मान सकता हूं कि कभी कभी गलती से प्रशासनिक तरीके से नहीं कटा, हो सकता है आपने अप्लाई किया, मैंने एज अ प्रशासनिक व्यक्ति उसे नहीं काटा, लेकिन अगर मैंने कटवाने की कोशिश की थी तो फिर मैं वोट कैसे करने जा रहा हूं? ये तो अपने में क्रिमिनल ऑफेंस बनता है ना। और अगर 2 या 3 उदाहरण को हम सिद्ध कर पाए हैं तो इसका मतलब है 2 के 20,000 भी हो सकते हैं, 2 के 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 का 1 भी हो सकता है, 2 ही का 2 ही हो सकता है। हमारे पार्टी में हमारे पास तो वो क्षमताएं नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के पास है। और जो हम बार बार इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि आप पूरे वोटर के अगर हमें रिकॉर्ड दें तो हम उसमें फिर कंपेयर करके देख पाएंगे ना। भाई अगर मेरा 2 जगह वोट पड़ा है, दोनों इलेक्शन में संदेह है कि मैंने वोट दिया है, तो अगर वोटर के वो डिटेल्स हमें मिल जाते हैं तो अपने आप ही पता चल जाएगा किसने वोट दिया किसने नहीं वोट दिया। लेकिन इस सब में वोट देने में इतनी छुपी छुपी क्यों घूम रही है इलेक्शन कमीशन, इस तरीके की सूचना देने में, वोट नहीं सॉरी सूचना देने में? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ मटेरियल है जो जनजी के सामने प्रेजेंट करेंगे। हरियाणा में तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में किस तरीके से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सारी संलिप्तता दिखाई दे रही है, चीजें दिखाई दे रही हैं कि वो किस तरीके से मैनिपुलेशन चल रही है। देखिए हरियाणा में भी जिस तरीके से उन्होंने बातों को सामने रखा, एक बात तो सामने आ गई कि इतनी व्यापक गड़बड़ी, या तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही निकम्मा है, कुछ उसको पता ही नहीं है उसके अंडर में क्या हो रहा। चलो भाई ठीक है, हो सकता है बिल्कुल ही मतलब निकम्मी संस्था बन गई हो जो पहले नहीं थी, या फिर अगर वो जाने में अनजान कर रहा है तो और भी खतरनाक है। अब ये हमें नहीं पता चला। भाई आप संवाद करो, अगर सच्ची में इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोशिश की है, मेहनत की है, तो ऑपोजिशन से बात करने की दिक्कत क्या है? पहले भी होता था, कई बार होता था कि हमको वोटर लिस्टों पे दिक्कत होती थी, हम लोग जाते थे इलेक्शन कमीशन के जो भी अपॉइंटेड लोग हैं वो बात करते थे। फॉर्म भी हम जब लेकर जाते थे, फॉर्म हमारे सामने, जो फॉर्म हमारी रिजेक्ट हो जाती थी बताते थे क्यों रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट होती थी एक्सेप्ट हो जाती थी, उसमें हमारी वोटर जो एक्सेप्ट होते थे उसमें और लोग भी ऑब्जेक्ट कर सकते थे। एक ऐसा सिस्टम था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट सिस्टम था, कोई सिस्टम
परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उस सिस्टम में संवाद का एक मौका था, पक्ष और विपक्ष दोनों को एक तरीके से बराबरी का मौका दिया जाता था। और हो सकता है कभी कभी इलेक्शन कमीशन 18, 19, 20 इधर उधर होता होगा, किसी के लिए नहीं होता होगा। इस तरीके के 100% एक तरफ, 0% न्याय की तरफ, ये तो पहली बार देखा। देखिए सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है, और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनमन गण, वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं? जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। वंदे मातरम पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो, अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो पुरखे कांग्रेस में रहे हैं, और ये भी कांग्रेस में थे जब तक कि हमको पता चला कि ये उतने लायक नहीं है कि इनको कुछ पद मिले, तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाग गए। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। उसमें देखिए, जो आनंद मठ कविता जो लिखी गई थी, उसमें वो सन्यासी और फकीर रेबेलियन एक ऐतिहासिक इवेंट था, और उस सन्यासी और फकीर रेबेलियन में कोई भी चीज सांप्रदायिक नहीं थी। अगर आप सही इतिहास पढ़ें, व्हाट्सएप का इतिहास, जैसे आजकल ताजमहल का नाटक चलता है, उस तरीके का पढ़ें तो चलो भाई दूसरी बात है। पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी दो एक तो ज्ञानी होंगे जो कुछ समझते होंगे, 99.9% तो ज्ञानी है उसमें, चलिए उनकी मैं बात नहीं करता हूं। तो आनंद मठ की जो निकल कर आई थी किताब, उसमें कुछ हद तक उस पूरे इंसिडेंट को, जो एक इकोनॉमिक रिएक्शन था, जो एक लूट और अत्याचार और शोषण के खिलाफ सन्यासियों का, फकीरों का एक रिबेलियन था, उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था, और उसमें कुछ एक हिंदू मुस्लिम की बात कही गई थी। ठीक है, वो उपन्यास था, उपन्यास में बहुत उत्कृष्ट बातें भी है, पर इस कारण से वंदे मातरम जो उसमें बहुत कमाल की एक कविता लिखी गई है, उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो कभी कभी लगता है कि किसी एक समुदाय पर एक कुछ वो प्रश्न खड़े करते हो, लेकिन उसमें मां भारती की भी बहुत वंदना है, और उसमें जैसे अगर ये मां दुर्गा या और कहते हैं तो बात वो नहीं थी। बात ये थी कि वो जो बात थी उसमें इस कारण से कांग्रेस के वो उस अधिवेशनों में भी गाया जाता था। इनफैक्ट वंदे मातरम का नारा वहीं से प्रसिद्ध हुआ और राष्ट्रीय पटल पर आया। तो 1935, 36, 37, 37 में बल्कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं बोस, नेताजी बोस का क्यों नहीं नाम लेते हैं, नेताजी बोस ने, दोनों ने मिलके ये कहा कि हम क्या पूरी कविता गाएं, और इसलिए जब ये पत्र लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर को कि भाई इसमें से कौन से स्टैंजा हम रखें, कौन से नहीं रखें, उसमें पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों की शिरकत थी। नेताजी का नाम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नेताजी को भी ये सांप्रदायिक दिखाना चाहते हैं ना, ये चाहते, इनको तो ऐसा लगता है कि हो सकता है आरएसएस के ही रहे हो नेताजी, तो इनकी हिम्मत नहीं सच बोलने की। इन दोनों नेताओं ने कहा, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर में आप इस तरीके का कोई सवाल नहीं उठा सकते कि वो सांप्रदायिक थे या वो अपीजमेंट वाले थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये पहले 2 या 3 स्टैंजाज जो हैं वो अपने में ही बहुत मां भारती की वंदना करते हैं, वो पर्याप्त है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी गीत जिसको राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अधिवेशन में गाया जाता है 10-10, 5-5, 8-8 मिनट नहीं गा सकते। जैसे राष्ट्रगान जब किया गया, अगर आप पूरी वो कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी की गाएंगे तो उसमें शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे। 7-8 मिनट का क्या राष्ट्रगान हो सकता है? इसलिए कुछ स्टैंजाज उसमें चुने गए। ये एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है और एक उसमें एक संवेदनशीलता का पक्ष भी होता है। इनको हर चीज में अगर सांप्रदायिकता दिखती है और इनको अगर कविता पढ़नी नहीं आती है, वंदे मातरम समझ में नहीं आता है कि उनके तमाम स्टैंजाज क्या कर रहे हैं, फिर बेवकूफों के जवाब देने के लिए तो हम बैठे हैं नहीं। देखो साहब, प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं रह गया कहने को। हमने बार बार आपसे कहा है, हर चुनाव में धीरे 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 पहले विकास की बात करते हैं, अपने मॉडल्स की बात करते हैं, और फिर इनका असली मॉडल सांप्रदायिकता पे उतर आते हैं। जब इनको जमीन से दिखता है कि शायद बाकी चीजें नहीं चल रही हैं क्योंकि वो लोगों के अनुभव के साथ अनुकूल नहीं दिखती हैं, लोगों ने विकास नहीं देखा है नीतीश जी की सरकार के अंदर, तब इनको लगता है कि ज्यादा झूठ नहीं चलेगा, अब वही पुराने सांप्रदायिक रूप में आ जाइए। मुझे थोड़ा सा था, इंतजार कर रहा था कि कब ये शुरू होगा। शुरू हो गया बिहार में, और अब जिन इलाकों में वोटिंग जारी है वहां का भी एक चरित्र है कि वहां इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाकर ही ये लोग सीट निकाल पाते हैं। मखाने की मैं बात जानना चाहता हूं। मखाने पर तो काम बहुत पहले से हो रहा है, आज ही नहीं। मखाने को बल्कि हिंदुस्तान के कई प्राइवेट कंपनियों ने मखाने को
एक बहुत साधारण और हम लोग उसको बड़ा हम्बल प्रोडक्ट मानते थे, उसको बेचने भी लगे, उसकी बिजनेस भी चल रही है। इनको ये अचानक इतने सालों बाद कहां से मखाना याद आ गया? क्या पहले कभी खाया नहीं था क्या बीजेपी वालों ने? या इनको पता नहीं था कि वहां बिहार से मखाना आता है? मुझे तो बचपन से पता है, हम तो उसको तब भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं। और मखाना बोर्ड बनाने से कोई चीज क्या आगे बढ़ जाती है? बल्कि हिंदुस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरीके से मखाने को लेके उस पर एक बहुत अच्छा काम किया है, और उसको जो हम ठेलों पे खाया करते थे उसको उठा के सुपरमार्केट पे ले गए हैं। माने तो असली में अगर उस प्रोडक्ट को किसी ने वैल्यू दी है तो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने दिए। अब इसमें आप कूद के वाहवाही लूटना चाहो तो लूट लो। दूसरा, इनका घुसपैठियों का तो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं ना, 11 साल से आप हो सरकार में, सेना पर फौज है, सीमा पर फौज है, पीछे सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीआरपीएफ या ये इंडो टिबेटन आईटीबीपी या आसाम राइफल, जो तमाम हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो बॉर्डर पर हैं, उनके वो ममता जी तो नहीं चलाती हैं, वो तेजेश्वर जी तो नहीं चलाते हैं, वो कांग्रेस तो नहीं चलाती है, वो तो गृहमंत्री चलाता है। तो क्या गृहमंत्री बार बार ये कह के मान रहे हैं, या प्रधानमंत्री इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि मेरा गृहमंत्री नाकामयाब रहा है, या गृहमंत्री कह रहे हैं कि मेरा विभाग नाकामयाब रहा है जो इतने घुसपैठिए घुस गए? भाई कुछ तो जवाब दो ना। आप तो 7-8 साल से आसाम में भी कह रहे हैं कि हम जितने घुसपैठिए आते हैं उनको बाहर कर देंगे। मेरे ख्याल से 12, 15, 20 या 25 की खबर आई थी। कोई कह रहा 20 लाख है, कोई कह रहा 2 करोड़ है। आप तो कह रहे हो कि इतने हैं कि पूरे चुनाव का रिजल्ट बदल जाएगा। तो पकड़ा क्यों नहीं है भाई? उनको चिन्हित क्यों नहीं किया है? चिन्हित करिए, बाहर फेंकिए, कौन मना कर रहा है? आपको हर विपक्ष के यहां ईडी भेजने और सीबीआई भेजने का तो मौका मिल जाता है, घुसपैठिए नहीं पकड़ पाते आज तक आप। वो दूसरी बात है कि किसी को भ्रष्टाचार में भी जेल नहीं भेज पाए, वो अलग बात है। जब बार बार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस बातों को कह रहे हैं तो मुझे यह लगता है कि कम से कम पहली बार ये सरकार सच बोल रही है कि हां, हम घुसपैठिए के मामले में बिल्कुल विफल रहे हैं, न केवल उनको चिन्हित करने में, बल्कि आज के जो हमारी सीमाएं हैं वो पहले से ज्यादा खराब हो गई हैं कि इतने घुसपैठिए घुसाए हैं कि चुनाव भी बदल सकते हैं।